guys, I hope you all are doing well. So guys, जिन कैंडिडेट्स का सीटेट का एग्ज़ाम है 31 को, उनके लिए सीडीपी का एक क्विक रिवीजन रहने वाला है आज की क्लास में। इसमें जो है हम वन लाइनर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। एक सीटेट का मैंने एक छोटा सा वीडियो सीडीपी का तो ये वाला रहेगा, एक मैथ्स का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं सारे। और एक और वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, सीटेट की गाइडलाइंस और जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर के जाना है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसी के साथ। तो इसमें हम सब इम्पोर्टेंट कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, विकास के प्रमुख सिद्धांत, सिद्धांत और तथ्यों से रिलेटेड रहेगा। तो बस एक बार सुनते जाइए। देखो यहाँ यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी न रुकने वाली सतत प्रक्रिया है। अब ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो सतत आपको ऑप्शन में मिल सकता है, वहाँ आप सतत को टिक कर देंगे। यह शिशु के माँ के गर्भ में आने के पश्चात ही जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब विकास की, यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं सीटेट में, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अभी दो क्वेश्चंस और बताऊंगी। इसमें देखो पहले, यह हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। जैसे बालक जन्म के प्रथम माह में सिर उठाना सीखता है, उसके बाद लगभग 6वें माह में बैठना, तत्पश्चात 1 माह में चलना सीखता है। अब सीटेट में यहाँ से किस तरह के दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले थोड़ी सी ये इमेज ब्लर है लेकिन आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। किस तरह से डेवलपमेंट होता है, एक तो होता है सेफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से करिएगा। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, वो होता है सेफेलोकॉर्डल। और प्रोक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर से बाहर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्केल्स ऑफ एबिलिटीज विच स्टार्ट्स इन आवर हेड एंड एंड्स इन आवर फीट। तो ये होता है सेफेलोकॉर्डल, और जो सेंटर से बाहर की तरफ होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि एवं विकास की दर में अंतर का सिद्धांत क्या कहता है? वृद्धि एवं विकास की दर जीवन पर्यंत एक सी नहीं रहती है। शैशव काल में यह अत्यंत तीव्र होती है, इसके पश्चात धीमी, और उसके बाद क्या होता है, किशोरावस्था में एक बार ये फिर से तीव्र हो जाती है। किशोरावस्था के बाद जो है ये पुनः धीमी हो जाती है। अब ठीक है, एक आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है काफ़ी, यहाँ से भी हर बार आता है। अब देखो, विकास के क्रम का सिद्धांत जो है, मतलब काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है। अब देखो, विकास के क्रम के सिद्धांत में जो है LSRW, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। नॉर्मल चाइल्ड के केस में ये LSRW रहती है, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले बच्चे, जिनको हम कह सकते हैं मंद बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं, उस केस में इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। उस केस में सीक्वेंस क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। इसमें मंद बुद्धि वाले बच्चों के केस में शुरू के दो तो सेम ही रहेंगे, LS, और RW ये मतलब कि चेंज हो जाएंगे, WR हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। विकास का क्रम नॉर्मल केस में LSRW, और अगर वहाँ मंद बुद्धि बच्चों की बात हो रही है तो LSWR हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, LSRW सिद्धांत भी कहते हैं, बालक पहले, L से होता है लिसन, L से रहता है लिसन यानी कि सुनना, बालक पहले सुनना, फिर उसके बाद S से हो गया स्पीकिंग, बोलना, फिर उसके बाद R से रीडिंग पढ़ना, और W से राइटिंग लिखना सीखता है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है वो देखो, LSRW से एक और क्वेश्चन क्या है, रिसिप्टिव और एक तो होता है रिसिप्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव। इनमें से कौन कौन सी हैं स्किल्स? ठीक है, रिसिप्टिव को हिंदी में बोलते हैं गृहीत कौशल, प्रोडक्टिव को हिंदी में बोलते हैं उच्चरित कौशल। क्या बोलते हैं? उच्चरित कौशल। इस तरह से आएगा। तो इसमें से जो L और R है, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग है, लिसनिंग और रीडिंग तो है हमारे रिसिप्टिव कौशल जिसको हम ग्रहण करते हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग जो है हमारे उच्चरित कौशल जो प्रोडक्टिव हैं। ओके, उसके बाद देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दोबारा से एक बार सुन लेना वीडियो को बैक करके। आगे देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि स्वरूप एक दूसरे से
अवश्य ही संबंधित होते हैं। बालक का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, संबंधित होते हैं, नहीं होते हैं, इस तरह से। तो क्या रहेगा, संबंधित होते हैं। ये जो है वन लाइनर की फॉर्म में आपके क्वेश्चन ही हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे देखो, एकीकरण का सिद्धांत। यह भी स्थूल से सूक्ष्म के सिद्धांत जैसा ही होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बालक पहले अपने हाथ चलाना सीखता है और उसके बाद उंगलियां चलाना सीखता है, स्थूल से सूक्ष्म। ठीक है, आगे देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है। समान आयु के बच्चे भले ही जुड़वा क्यों ना हो, लेकिन देखो चाहे दो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन उनका जो शारीरिक विकास है और भाषाई विभिन्नता उनके अंदर कुछ ना कुछ दिखाई देती ही है। उसके बाद देखिए विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत क्या कहता है। विकास जो है लंबवत न होकर के स्पाइरल होता है। विकास लंबवत नहीं होता, स्पाइरल होता है, चक्राकार होता है। उदाहरण के लिए बालक की लंबाई एक साथ नहीं बढ़ती, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। क्लियर। आगे देखिए, विकास में संचयी प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक रहता है विकास। बालक के विकास में आरंभिक बुनियाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, बालक जो है लगभग 3 माह में गतिशील वस्तुओं पर नेत्र नियंत्रण करना सीख लेता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है सीटेट में। देखो इसमें क्या है, विकास पर अमीरी का और गरीबी का प्रभाव जो है नहीं पड़ता। ऑप्शंस होंगे उसके ऊपर आपको दे रखा होगा कि विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन अगर ये मिलता है आपको, अमीरी और गरीबी का प्रभाव जो है नहीं पड़ता। बालक अपने से बड़ों का अनुकरण, बालक कैसे सीखता है, अपने से बड़ों का अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दे देंगे बस। चलिए इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फ्रोबेल हैं उन्होंने खेल विधि पर बल दिया था, तो उन्होंने किस पर, कौन से खेल पर बल दिया था, गेंद के खेल पर बल दिया था। क्लियर। उसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है वो जॉन डीवी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत जो है किसने दिया था, वो दिया था स्प्रेंजर ने। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब से लागू किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 से लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विलियम वुंट ने, यहाँ विलियम आएगा, विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ओके, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किया था ना, याद होगा सभी को। ओके देखिए, नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय वाइगोत्स्की ने दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जेडपीडी, यानी कि जिसमें बच्चा, ऐसा जोन जिसमें जो है वो दूसरे की सहायता लेकर के सीखता है बच्चा, तो वो कौन सा, वो जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ओके, बेलक ने सर्वप्रथम बालक अंतर्नोद एप्सेप्शन परीक्षण का निर्माण किया था। फ्रोबेल ने सर्वप्रथम किंडरगार्टन, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को जन्मदाता किसे कहा जाता है, फ्रोबेल को कहा जाता है। ओके, मैस्लो ने यह स्पष्ट किया कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ओके, इसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, एबिंगहॉस एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। उसके बाद सीखने का, ये क्वेश्चन देखिए, सीखने का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बिने साइमन ने किया था। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है, डार्विन का है। हरलोक ने कहा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकार सामाजिक विकास कहा जाता है। ओके चलो, जो जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद वही देखेंगे, सिर्फ इसमें 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है। अब देखो, आउट ऑफ द बॉक्स, यहाँ आउट आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से। अब देखो अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन यानी कि इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हम एक बिंदु पर ना रह करके उसे कई दिशाओं में जब हम सोचते हैं तो वो चिंतन, वो थिंकिंग क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब जैसे कि मैंने आपको कह दिया, एक पेन है आपके पास, एक पेन है, उसका आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई कहेगा लिखने में, कोई कहेगा बालों को बांधने में। तो इस तरह सभी अपने अलग अलग विचार प्रकट करेंगे। तो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, चिंतन कौन सा होता है, अपसारी चिंतन होता है। उसके बाद देखिए, अपसारी चिंतन जो है किससे संबंधित है,
अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है क्रिएटिविटी से संबंधित है। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए अभिसारी चिंतन किससे संबंधित है, अब जो इंटेलिजेंस है वो भी सारी चिंतन में आती है क्योंकि वो सीमित रहती है। लेकिन क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, ठीक है, यानी कि अभिसारी तो हो गया कन्वर्जेंट, और अपसारी जो सृजनात्मकता है वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, तो किस तरफ होगा, अंतर्निहित संभावित दंड, अंतर्निहित संभावित दंड। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के सिद्धांत को अल्पतंत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। स्पीयरमैन द्वारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है एक मिनट रुकिए, स्पीयरमैन धारा प्रसूत यानी कि वो आप कह सकते हैं क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत रहता है ना, वो क्या है, एक कारक सिद्धांत है। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात व अपरिवर्तनीय कारक होता है। बटन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध है। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो देखते हैं हम। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय टर्मन ने विकसित किया, और वो जो टेबल है ना आईक्यू वाली, वो टेबल अच्छे से करके जाना सभी, ठीक है, अभी हम देख भी लेंगे उसको। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत हिप्पोक्रेट्स ने किया। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है जनरल तथा स्पेसिफिक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है स्पीयरमैन को कहा जाता है। रोस ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करते हैं। पियाजे के विचार से बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसको अच्छे से कीजिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बच्चे कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार, वो अपने बड़ों के साथ, वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को बताया है। अब सिंपल क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलबर्ग ने दिया है। ये आपको याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। तो ये सब आपको याद रखना है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने, कोहलबर्ग ने दिया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत पूछ लिया जाए किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करता है। जो शिक्षार्थी है पर्यावरण की खोजबीन करके सीखता है। हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत। वो क्या कहता है, सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक की विधियों से पढ़ाने की बजाय बहुबुद्धि को एक रूपरेखा तरह ग्रहण करे। लिंग कैसी संरचना है, लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है। आगे देखिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट को क्या देते हैं, वरीयता देते हैं। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग बुद्धि के समान अर्थ में किया है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखिए टर्मन की जो टेबल में उसने क्या बताया है, टर्मन ने 140 से जो अधिक, यानी कि जिन बच्चों का IQ 140 से अधिक है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। उसके बाद देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा है, यानी कि 3 लेवल्स में और 6 स्टेजेस के अंदर बांटा है, और वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्न स्तर ज्ञान क्या है, वो देखो, ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, इसको छोड़ो। उसके बाद देखो, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, संपूर्ण से, जैसे कि संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, गेस्टोल्टवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए, स्किनर ने व्यवहार के परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था। उसके बाद देखो, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बीने ने दिया था। कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किसका उदाहरण है, निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है।
बिने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वह क्या कहलाता है? वास्तविक आयु कहलाती है उसकी। उपलब्धि अभिप्रेरण के क्षेत्र में मैकलेन का योगदान जो है सबसे अधिक प्रमुख है। नेक्स्ट, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं गतिशीलता कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक को दाएं और बाएं का ज्ञान कौन सी एज में हो जाता है? तो 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है? बुद्धि से ही होगा बुद्धि लब्धि का संबंध। तो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सूत्र है वो फॉर्मूला किसने दिया? स्टर्न ने दिया। उस फॉर्मूले में अगर पूछ लिया जाए, वैसे इतना डीपली पूछता नहीं है, जैसे कि फॉर्मूला आपका ये रहता है ना, मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये 100 किसने दिया? ये जो मल्टीप्लाई 100 दिया है ना, ये दिया है टर्मन ने, ये टर्मन ने दिया था। ठीक है, तो देखो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्टर्न ने दिया। सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, जो प्रश्न जो है अमोघ होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो वो अमूर्त बुद्धि के द्वारा जो है हल किए जाते हैं। अब देखिए कुछ रोगों के नाम और उनकी पहचान, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि आज ये अफेंजिया, अफेंजिया यानी कि अल्फाज, आप इसे याद कर सकते हैं। अल्फाज किस में आते हैं? हमारी वाणी से बोलने से रिलेटेड है, तो ये कैसा दोष है? वाणी से रिलेटेड दोष है। ओके, अब डिसलेक्सिया कैसा रोग है? पठन दोष है, पढ़ने से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड हमारा दोष है। ओके, डिस्थीफिया जो है एक शारीरिक दोष है। ओके, रिसलेक्सिया कैसा है? डिसलेक्सिया आएगा, सॉरी, डिसलेक्सिया जो है लेखन दोष है हमारा। और डिसकैलकुलिया यानी कि जो मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड क्या है? गणना से संबंधित दोष है डिसकैलकुलिया। एलेक्सिया क्या है? विश्लेषण अक्षमता। डिस्फेजिया, ये हमने जैसे अफेजिया है वैसे ही डिस्फेजिया, ये भी क्या है? वाणी दोष है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद देखिए अब कुछ जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कौन सा सिद्धांत, उसके प्रतिपादक कौन है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी किन्हें कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। उसके बाद और क्या कहा जाता है विलियम जेम्स को? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, इसके जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान में जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर मेथड किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह लो या फिर उसे कह सकते हो, हिंदी वालों के लिए दो हैं ये, इंग्लिश में तो वही रहता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर का जो ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। एक होता है आरएस, वो आगे आएगा। अभी देखो एसआर थ्योरी का जो सिद्धांत है वो दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत जो है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद देखिए संबंधवाद का सिद्धांत पूछ लिया जाए, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अब देखो बहुबुद्धि बात नहीं की जा रही, यहाँ बहुखंड है, बहुबुद्धि तो अलग है। ठीक है, बहुबुद्धि वाला हार्वर्ड गार्डनर वाला अलग है सिद्धांत, बहुखंड की बात की गई है। बहुखंड या बहुतत्व का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? वो अल्फ्रेड बिने खुद ही है, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? बिने को कहा जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ये अच्छे से याद रखना, द्विखंड या त्रिखंड आ जाए, दो खंड त्रिखंड, ये दोनों स्पीयरमैन ने दिए हैं, लेकिन एक खंड वाला जो सिद्धांत है वो बिने ने दिया है। और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी बिने को कहा जाता है। आगे देखिए, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ मैं, सिर्फ इनमें से इतने सारों में से ओनली इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत
ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। सामान्य या विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? यानी कि जनरल व स्पेसिफिक जो है सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयाम, अब देखो त्रिकारक नहीं है, त्रिखंड नहीं है, त्रिआयाम पूछ लिया जाए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। त्रिखंड तो दिया है स्पीयरमैन ने, लेकिन त्रिआयाम दिया है गिलफोर्ड ने। त्रिआयाम से याद रख लेना किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत पूछ लिया जाए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है किसने दिया? इंटेलिजेंस थ्योरी थर्स्टन ने दिया है। किसने? थर्स्टन ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? थर्स्टन को कहा जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है बस वही करेंगे। हाँ, ये वाला देखो, न्याय या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट एवं बर्नर्ड ने दिया है। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत याद रख लेना, आरबी कैटल ने दिया है। प्रतिकारक या फिर प्रतिकारक विश्लेषक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आरबी कैटल को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर आ जाए आपके पास, या तो आ जाए ए और कै और ख बुद्धि का सिद्धांत, या फिर इससे बोला जा सकता है एब सिद्धांत। तो ये दोनों किसने दिए हैं? हैब ने दिए हैं। कै ख भी आ सकता है और एब भी आ सकता है, किसने दिया है? हैब ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। विकासात्मक बुद्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया है? जीन पियाजे ने। अब देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर बोल सकते हो क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है। आगे देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? इवान पावलोव ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है इवान पावलोव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इवान पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, इवान पावलोव ने दिया, आपको पता होना चाहिए। प्रतिस्थापक सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया है। अब देखो, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत आ जाए तो वो दिया है सीएल हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल ने। और जो इम्पोर्टेंट, हाँ जी, यहाँ देखो ये वाला इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। किसने दिया अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत? कोहलर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, वर्दीमन और कोफका ने, यानी कि इनसाइट थ्योरी है जो वो किसने दिया है? कोहलर, वर्दीमन और कोफका ने दिया है। गेस्टोल्ट संप्रदाय के जनक किन्हें कहा जाता है? कोहलर, वर्दीमन और कोफका को ही गेस्टोल्ट संप्रदाय। गेस्टोल्टवाद का मतलब क्या होता है? गेस्टोल्ट का मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, एट द होल। क्या होता है? एट द होल। सामीप्य संबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने दिया है। साइन चिन्ह का सिद्धांत टोलमैन ने दिया है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रोबेल को कहा जाता है। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कहा जाता है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? टर्मन को कहा जाता है। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मोरिया मोंटेसरी है। डोल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क होस्ट है। आगे देखिए, मनोविश्लेषणवाद के जनक हमने देख लिया सिगमंड फ्राइड है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जैसे मन है, मन यानी कि हमारा हार्ट है। ठीक है, हमारा हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है। पंपिंग करता है तो इसको पंपिंग से याद रख लो, पोम्पोलॉजी। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोलॉजी ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, ऑप्शन आ जाएगा, पहला ए दे देगा शिक्षक के लिए, बी दे देगा अभिभावक के लिए, सी दे देगा दोनों के लिए। तो आपके क्या ठीक रहेगा वहाँ पर? दोनों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। ठीक है,
मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा था? मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान जो है सबसे पहले वॉटसन ने कहा था। व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? वंशानुक्रम भी है और हमारा एनवायरनमेंट भी है। व्यक्ति के अंदर विभिन्नता दोनों चीज़ों से हो सकती है, एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है और हेरिडिटी की वजह से भी हो सकती है। व्यक्तिक विभिन्नता का कारण क्या है? वंशानुक्रम जो है व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है, ये ठीक है। और अगर एनवायरनमेंट ऑप्शन वंशानुक्रम ऑप्शन में ना हो, एनवायरनमेंट हो, तो वो भी ठीक है। व्यक्तिगत भेद के कारण क्या रहते हैं? वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट। व्यक्तिगत भेद का कारण क्या नहीं है? ऑप्शन में आ जाए क्या नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि से व्यक्तिगत भेद तो थोड़ी ना होता है, तो जनसंख्या वृद्धि कोई कारक नहीं है व्यक्तिगत भेद का। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है? स्किनर का है। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना ही भिन्न क्यों न हो। ऐसा किसने लिखा है? क्रो एवं क्रो ने। तो दोबारा से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना ही भिन्न क्यों न हो। ऐसा क्रो एवं क्रो ने कहा है। असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ प्रतिभा तो पाई ही जाती है। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये किसका है? स्ट्रॉन्ग का है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि रहती है वो कितनी रहती है? 130 से अधिक रहती है। पिछड़े बालक वे हैं जो किसी बात को बार बार समझने पर भी नहीं समझते, तो वो उन बालकों को कहा, ऐसे बालक जो बार बार भी बात को समझने पर नहीं समझते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पिछड़े बालक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीचे वाला। बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं अनुवांशिक कारण, शारीरिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, तीनों ही हो सकते हैं बाल अपराध के प्रमुख कारक कारण। ओके, ये अभी हमने देखो जैसे कि वन लाइनर पढ़ा था, क्वेश्चन में आ गया ना यहाँ पर। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? वॉटसन है। और मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है। जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान से संबोधित किया गया है। बाल मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? पियाजे को कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? संज्ञानात्मक विकास से चिंतन एवं गुणात्मक परिवर्तनों से है। जीन पियाजे द्वारा बालक विकास की किन अवस्थाओं का अध्ययन किया गया है? शैशव काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया गया है। संज्ञानात्मक विकास को किस ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया? तो किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 11 से 16 वर्ष की एज में करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक, यहाँ संघ क्रियात्मक नहीं होता, ये ज्ञानीय संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 16 वर्ष की होती है। बच्चे में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूल संक्रिया काल किस आयु तक के बच्चों में होता है? तो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों की आयु में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को ज्वार भाटा काल कहा जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि विकास की जो अवस्था होती है उसे जीवन का, उस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास में क्या कहा गया है? ज्वार भाटा काल कहा गया है। अब एक और जो है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं यहीं पर मतलब आपको लिख करके बता देती हूँ क्योंकि उसका प्रिंट नहीं है। तो देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है एक, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन रहता है, तो इसे ज़रूर देख लेना अच्छे से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। रफली लिखा जा रहा है यहाँ पर। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक होता है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पर देखो, फॉर, ऑफ और एज
ध्यान से देख लेना, हर बार क्वेश्चन आता है फॉर, ऑफ और एज। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ भी क्वेश्चन देके। तो देखो, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो होता है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। इसमें क्या होता है, जब कोई काम चल रहा होता है उस दौरान जो आकलन होता है वो तो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब कोई काम चल रहा हो और उस दौरान आपको आकलन के लिए बोल दिया जाए वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, उसके बाद देखो, जब सीखने का आकलन, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है सीखने का आकलन। ठीक है, जब कोई काम पूरा हो चुका हो, जब कोई काम पूरा हो चुका हो वो होता है असेसमेंट। जब कोई काम पूरा हो चुका और हम तब आकलन करें, असेसमेंट करें, वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, सीखने के रूप में। ठीक है, सीखने के रूप में या फिर सीखने से आकलन। तो ये क्या होता है, जब हम खुद का आकलन करते हैं, ये होता है सेल्फ सेंटर्ड। जब हम खुद का आकलन करते हैं वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी सीटेट की रिवीजन के लिए। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए और साथ ही सभी सीटेट की इम्पोर्टेंट क्विज़ के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्विज़ और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल मिलेगा और डेली क्विज़ रहती है चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्टडी विद याशिका के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं चैनल को, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर मटेरियल मिलेगा। सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।